गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। और प्रोग्राम के आगाज में आज हम बात करेंगे टिकटॉक की। नहीं, एक्चुअली हम टिकटॉक ऐप की बात करेंगे। वो सबको वो क्लॉक याद आ गई ना, टिकटॉक। नहीं जी, टिकटॉक की हम बात करेंगे जहाँ पर नई पॉलिसी जो है वो मुतारिफ हो गई है। बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे जब तक कंट्रोल नहीं होता ना, तो हर किस्म की वीडियो, हर किस्म का जो कंटेंट है वो जा रहा होता है, और यही कहा जा रहा था कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो अब नई पॉलिसी के मुताबिक ये होगा कि जो नफरत अंगेज मवाद होगा, गलत मालूमात जो होंगी, उनको शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये जो आम इंतखाबात हैं उसकी मालूमात से मुतालिक नया फीचर अब लॉन्च कर दिया गया है, और वोटर्स अपने पोलिंग स्टेशन, वोट कास्ट करने का तरीका और जो दीगर मालूमात हैं वो हासिल कर सकेंगे। तो ये तो टिकटॉक ने ज़ाहिर पॉलिसी चेंज की है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मकसद जो है वो बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है, और जाहिर है अब एक हम आहंगी के बगैर ज़ाहिर तरक्की तो मुमकिन नहीं होती। एक हारमनी की ज़रूरत होती है कि किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। यूनिटी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होती है। और एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने खिताब किया और ये सारी बात उन्होंने किया, स्पेशली नौजवानों को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि नौजवान जो है इस प्रोपेगेंडा से दूर रहें। और देखिए अब एक शुएब, ये जो अफरा तफरी का सिलसिला शुरू हो जाता है सोशल मीडिया से ही, थोड़ा एक फेक नोटिफिकेशन तो सर्कुलेट होता है, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे उसको जो भड़क दे दी जाती है, उसकी वजह से सारे पैनिक कर जाते हैं। इस्लामाबाद में ऐसी सिचुएशन हमने देखी, फिर हम पंजाब में भी ऐसी कुछ बातें हम सुन सामने आई। तो आईजी पंजाब का पंजाब के शहरियों के लिए अहम पैगाम ये उन्होंने कहा है कि तालीमी इदारों को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ये फेक न्यूज़ है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। शहरी इस पर बिल्कुल कान ना धरें। कोई भी स्कूल या कॉलेज बंद करने की कोई हिदायत नहीं की गई है। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस खुले हैं, पुलिस भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। तो पहले जी आईजी इस्लामाबाद की बात आई थी, उन्होंने ये बयान दिया था, और अब आईजी पंजाब ने भी ये बयान दे दिया है कि जिस तरह इस्लामाबाद को कोई थ्रेट नहीं है, उसी तरह से पंजाब में भी ऐसा कोई भी थ्रेट बिलखुसूस तालीमी इदारों से मुतालिक जो कि ज़रा ऐसे नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहे थे सोशल मीडिया पर। चलिए, तो बात हमने कर ली कि इस वक्त हालात क्या हैं, लेकिन मौसम क्या है और कैसा रहेगा आज दिन भर पूरे मुल्क का, जरा वो बता दीजिए। बिल्कुल जी, आपको बताते जी आज का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले हम इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो जाहिर है बादल भी हैं, उसके अलावा जो है वो सूरज भी है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सुबह सुबह हम ये देख रहे होते हैं कि फॉग होती है, लेकिन जब सूरज निकल जाता है तो मौसम काफ़ी जो है वो बेहतर हो जाता है। इस्लामाबाद में कम से कम 8 ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में कम से कम 5 ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, कराची में कम से कम अगर देखा जाए तो 14 ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, पेशावर में कम से कम 6 ज़्यादा 15, कोयटा में कम से कम 2 और ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आज का मौसम, और पूरे मुल्क में बादल छाए हुए हैं, जिससे ये सब उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि तवील इंतजार है सबका, और ज़ाहिर अब सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस दफ़ा अगर बहुत ताख़ीर हो भी गई है तो बारिशें होंगी। तो अब एक उम्मीद बर आई है। आज से बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इस समेत खित्ता पोटोहार में मतलब आलूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। अब भी हम सब दुआ करेंगे बारिश हो, चूँकि ज़रा खुश्क सर्दी ने वैसे सबको मुतासिर कर रखा है। अच्छा, जिस तरह से खुश्क सर्दी ने सबको मुतासिर कर रखा है, वहीं पर अगर हम बात करें तो बारिशों की जो मुसलसल कमी है, और एक तरह से हम देख रहे हैं दरिया भी खुश्क होते नज़र आ रहे हैं और नायाब आबी हयात तेज़ी से वो भी मरने लगे हैं। तो उसी तरह से जो मौसमियाती तब्दीली है उसने अमेज़ॉन के जंगलात को भी बुरी तरह से मुतासिर करके रख दिया है कि वहाँ पर भी जाहिर है बारिशें नहीं हो रही, तो उस लिहाज से कल्टिवेशन नहीं हो रही होती है, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो एक वहाँ पर जो हमने एक सूरत हाल देख रहे हैं, अमेज़ॉन के जंगलात को भी उसको वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लो, आपने अमेज़ॉन की बात की और स्पेशली आपने कहा जंगलात को बुरी तरह से मुतासिर किया है, तो कैसे इस मामले को देखा जा रहा है और कैसे इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो एक रुख था जो हमने आपको बताया ना, तो अब जरा दूसरे रुख की बात करते हैं। उसमें एक दरख्त की बात हम करेंगे और उस दरख्त में बने एक मकान का जिक्र करेंगे। वीडियो दिखाएंगे आपको, और इसमें आप देख सकते हैं कि 100 फुट से ज़ायद बुलंदी पर मौजूद ये खूबसूरत मकान अमेज़ॉन के जंगल में बनाया गया है, और एक ऐसे क्लासरूम के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें मकामी लोगों को नए हुनर सिखाए जाते हैं ताकि उन्हें गैर कानूनी कानकनी और जंगलात की कटाई तर्क करने में मदद मिल सके।
लकड़ी से बने इस मकान में सोलर सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट और रिहाइश की सहूलत भी मौजूद है। इस इलाके के ज़्यादातर बच्चे 11 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर गैर कानूनी कानकनी और दरख्तों की कटाई से वाबस्ता कारोबारी अफराद से मिल जाते हैं। इस तरह वो तालीम से महरूम होते हैं और फितरत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचता है। तो स्कूल का मकसद है इस रुझान का खात्मा करना। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देखिए किस तरह के स्टेप्स है जो कि लिए जा रहे होते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है कि आप किस तरह से उसको ओवरकम कर रहे हैं, किस तरह से आप प्रोडक्टिव हो रहे हैं और आप एक अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं। वैसे एक विजुअल जो है शोएब, वो इटसेल्फ इतना खूबसूरत है, पावरफुल विजुअल, पावरफुल है। दरख्त है, उसके ऊपर एक पूरा घर बना हुआ है। बिल्कुल है, ताकि आप बता सके कि कोएग्जिस्टेंस हम देखते हैं ना इसमें, और बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। माहिरीन फल्कियात ने 85 यानी 85 मुमकिन सैयारे ढूंढ लिए हैं और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर शायद खलाई मखलूक की मौजूदगी हो सकती है। ठीक है जी। और इन सैयारों को दरियाफ्त करने वाले नासा के साइंसदानों का यह ख्याल है कि इनमें दर्जा हरारत इतना ठंडा हो सकता है कि वहाँ ज़िंदगी पनप सके। ये सैयारे साइज़ में मुश्तरी ज़ोहल और नेपच्यून से मिलते जुलते हैं और अपने मेज़बान सितारों के गिर्द चक्कर लगाने में 20 से 700 दिन लगते हैं। और रिसर्चर्स ने कहा है कि कुछ सैयारे अपने मेज़बान सितारों से इतने दूर हैं कि वहाँ ज़िंदगी पनपने के लिए सही टेम्परेचर हो सकता है और ये काबिल रिहाइश हो सकते हैं। अगरचे फ़िलवक्त इस बारे में ज़्यादा यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम रिसर्चर्स को उम्मीद है कि मुस्तक़बिल के मुशाहिदात से इस बारे में हतमी तस्दीक हो जाएगी कि वाकई खलाई मखलूक वहाँ पर है या नहीं। क्या बात है। अब ये देखें, यही चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली आपको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना, वो कहते हैं दुनिया बड़ी आगे निकल रही है। ये वो बात है कि दुनिया वाकई बहुत आगे निकल गई है। अब इसी हवाले से एक और बड़े मजे की खबर दुनिया तो आगे निकली, बच्चे बड़े आगे निकल गए जी। 12 साल बरतानवी जो तालिबे इल्म है उसकी बात करेंगे। रॉरी बिडवेल इनका नाम है। उन्होंने आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। बगैर तैयारी के IQ टेस्ट में 162 स्कोर उन्होंने कर लिया है। तो मैं कहती हूँ दुनिया आगे निकल रही है, हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि कितने टैलेंटेड लोग हैं। अच्छा, बगैर तैयारी के Exactly. ये एक बड़ी जबरदस्त एक चीज उसमें। तो ये बच्चा तो ज़ाहिर सुपर जीनियस है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था सबीन, अभी भी स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन वो नाम ऐसे रच बस गए हैं हमारे आसपास कि जब भी किसी को एग्जांपल देने में इन्हीं का नाम लेते हैं। हालांकि इस बच्चे ने पीछे छोड़ दिया। मजा तो जब है जब इसका नाम ज्यादा नजर आया हमें हर जगह एग्जांपल के तौर पे। हाँ, ये वैसे हमने बड़ी तुम बड़े रोरी बिडवेल बनते हो कि हम किसी तरह हिस्ट्री को साथ लेके जरूर चल रहे हैं, लेकिन जो आने वाले लोग हैं उनको भी उसी तरह से एक्सेप्टेंस दी जाए और उसी तरीके से उनको भी हीरो बनाया जाए। ना कि एक मरतबा बस खबर शेयर होगी तो बस हो गई, लेकिन वाकई अगर वो इतने मेहनती हैं तो उनको रजिस्टर भी कराया जाए और एक्नॉलेज भी किया जाए हर प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी सियासत की बात करते हैं, इंतखाबात की बात करते हैं। इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में बस तकरीबन 12 दिन रह गए हैं और नून लीग का इंतखाबी मंशूर उसका अब तक सबको इंतजार है क्योंकि वो अभी तक सामने नहीं आ सका। एक का दुक्का वो प्रिंट हो रहा है और जब अक्सर बात की जाए तो कह रहे हैं वो एडिट हो रहा है। क्या कहा जाता है कि मंशूर क्या पहले वाला ही है? मंशूर, हाँ, एक दफ़ा ये भी कहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रही पहले वाला तो उसके बाद वो एडिट क्या हो रहा है उसके अलावा। अदरवाइज अगर उनकी इंतखाबी मुहिम की भी अगर बात की जाए तो वो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र नहीं आ रहे होते। मियाँ साहब के जलसों की अगर बात की जाए तो उसका भी कोई हतमी स्केड्यूल सामने नहीं आता। जहीं पर हम देखें बिलावल का पूरा एक स्केड्यूल सामने आया, लेकिन अभी तक देखा जाए तो नवाज शरीफ का कोई स्केड्यूल सामने हमारे सामने नहीं आया उस तरीके से। तो इसी हवाले से जरा बात करेंगे स्केड्यूल कब आएगा और मंशूर में एक्चुअली होगा। लेकिन पहले लेंगे हम एक ब्रेक। स्टे विद अस। बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। ये सब जानते हैं कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब जब वतन वापस पहुंचे जलसा तो किया, लेकिन उसके बाद गायब हो गए। नवंबर गुजरा, दिसंबर गुजरा तो तकरीबन जनवरी भी गया, लेकिन जनवरी की भी 18 तारीख को उन्होंने पहला जलसा किया। इससे पहले वो या तो आराम कर रहे थे या घबराए हुए थे, नामालूम कि क्या हुआ था। लेकिन अवामी जो रद्द अमल है, क्या इसका खौफ था मियाँ साहब को? या फिर हो सकता है कि इतनी यकीन दहानियां करवा दी गई हैं कि अब उन्हें लगता है कि इंतखाबी मुहिम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्शन कैंपेन चलाने की क्या कोई जरूरत उन्हें महसूस नहीं। मंशूर की भी जरूरत नहीं है। मंशूर की भी जरूरत नहीं है। मंशूर तो बार बार वो खुद भी कह रहे होते हैं ना कि पुराना वाला ये तरक्की पे बात होगी, लेकिन अभी भी एडिट हो रहा है। कहते हैं तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहाँ पे रुका था। इस पर बात कर लेते हैं। सेनेटर नून लीग अफनान साहब आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफनान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे नून लीग का इंतखाबी मंशूर आ कब रहा है, क्योंकि इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 12 दिन रह गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इंशाल्लाह 27 जनवरी को हमारा मंशूर रिलीज़ हो जाएगा और मंशूर का जो इतना टाइम लगा है उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एक प्रोसेस के थ्रू हमने इस डॉक्यूमेंट को इवॉल्व किया है, जिसके अंदर इनिशियली जो है PMLN के जो अपने कमेटी थी
उसमें जो लोग थे उनको मुख्तलिफ टास्क दिए गए, उन्होंने वो पूरा करके एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद एक डेटा पोर्टल बनाया गया ताकि आवाम से तजवीज़ जो है वो ली जा सके। फिर वो डेटा पोर्टल से जो डेटा आया उसको हमने कंपाइल करके और फिर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके फिर हमने जो है मियां नवाज शरीफ साहब से अप्रूवल ली। उसके अंदर फिर मजीद जो है वो टाइम लगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेक हुई, डबल चेक हुई, कुछ बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। तो इसलिए तकरीबन अभी 36 जो है फील्ड थी जिनके ऊपर काम हुआ था, तो 30 के हमारे पास अप्रूवल आ चुकी थी, 6 की रह गई थी, वो मेरा ख्याल है वो भी आज या कल में आ जाएगी। तो इंशाल्लाह 27 तारीख मतलब 27 तारीख को जारी कर दिया जाएगा मंशूर। लेकिन अगर इलेक्शन कैंपेन की बात की जाए तो उसके लिए तो बड़े कम दिन रह जाएंगे, क्योंकि 5 तारीख को तो इंतखाबी मुहिम खत्म करने की बात की जा रही है। तो इतने थोड़े कम वक्त में की अगर बात की जाए तो आवाम को अपना पैगाम कैसे देंगे कि नून लीग ये करना चाहती है, ये हमारा मंशूर है, रजिस्टर कैसे करवाएंगे, लोग क्यों आपको वोट देंगे? जी इंशाल्लाह हम अपना पैगाम आवाम तक पहुंचा देंगे। आवाम बहुत अच्छी तरह हमारा जो है ट्रैक रिकॉर्ड जानती है और इसीलिए इस पे टाइम हमारे डॉक्यूमेंट में ज़्यादा लग रहा है कि हम वो वादे करें जो हम पूरे कर सकें। वरना बड़ा आसान है हमारे लिए कह दें 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, बाद में किसने चेक करना है कि कितने घर थे, कितनी नौकरियाँ थी। तो हम जो है अपनी पूरी तैयारी करके जो है वो मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। और मुझे यकीन है कि हमारे जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो भी इस बात को एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो भी हम वादा करें वो पूरा करें। तो इंशाल्लाह इसलिए इसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन जब ये रिलीज़ होगा तो इंशाल्लाह सब मुझे यकीन है कि लेकिन अफनान साहब कोई चीज़ा नकात अगर आप शेयर कर सके, चूँकि जब हमारी बशीर मेमन साहब से बात हुई उन्होंने भी कहा कि तरक्की का जो मंशूर है वही हम जारी रखेंगे। और मियाँ साहब को अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जगह वो जाते हैं, जलसे तो करते हैं, लेकिन उन शहरों के लिए, इलाकों के लिए तो वो ऐलान करते हैं, चाहे ननकाना साहब हो, हाफिजाबाद हो, मनसेरा हो। पाकिस्तान के लिए ऐलान नहीं होता, पाकिस्तान की मैशत ठीक करने के लिए कोई बात नहीं होती। देखिए मैं आपको IT का मिसाल के तौर पर बता देता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा ये प्लान है कि हम लाखों नौजवानों को जो है वो ऐसी ट्रेनिंग दिलवाएंगे जिसके बाद उनको एक अच्छा रोज़गार घर बैठ के मिल सके फ्रीलांसिंग के थ्रू। उसके अलावा हम इंशाल्लाह हमारा प्लान प्रपोज यही है कि हम एंटरप्रेन्योरियल काम जो है जिसके थ्रू नई बिजनेसेस स्टार्टअप होते हैं उसको हम प्रमोट करने के लिए एक बड़ा फंड बनाएंगे जिसके थ्रू हम इन कंपनियों को जो पाकिस्तानियों की होंगी, यूथ की प्राइमरीली, उनको हम फंडिंग करेंगे उसके थ्रू। फिर हम जो है वो जो फ्रीलांसर्स के इश्यूज थे हम रिलेटेड टू पेमेंट्स, उसको हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारा एक कानून है जिसके ऊपर बहुत अरसे से बातचीत चल रही मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेजिस्लेट नहीं हुआ, वो हम। अच्छा अफनान साहब, ये सारी चीजें अपनी जगह, इस वक्त मईशत के हवाले से आपके मंशूर में क्या नया नजर आएगा? जाहिर है अगर हालात देखें तो महंगाई भी है, शरह सूद इतना बढ़ चुका है, पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली के टैरिफ इतने ज्यादा है, इससे मुताल्लिक क्या रिलीफ दे सकते हैं आप लोग आवाम को? आपके मंशूर में क्या चीजें ऐड होंगी? देखिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि हम रुपए को स्टेबल करें और जो GDP ग्रोथ रेट है उसको बातदरीज बढ़ाया जाए, जो हमारी इंपोर्ट के ऊपर रिलायंस है वो कम की जाए, एक्सपोर्ट्स को बेहतर किया जाए। ये इन अ नटशेल हमारा प्लान है, लेकिन ज़ाहिर है इसकी नीटी ग्रिटी जो है वो ज़्यादातर जो इसके ऊपर काम किया गया है वो डार साहब ने और जो उनकी टीम है उन्होंने किया है, तो वो इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन इन नटशेल मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म हमारा प्लान यही है कि हम इन्फ्लेशन को कर्व करें, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेके आएँ, ग्रोथ को जो है वो स्पर करें और जो है वो इवेंचुअली हमारा प्लान यही है कि हम पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट को 8% तक लेके जाएं अगले 5 साल के अंदर और उसको सस्टेन भी करें, इस तरह की ग्रोथ रेटों को जो सस्टेनेबल हो। तो ये हमारा अभी प्लान है। अल्लाह ताला आगे। अच्छा आप कह रहे हैं कि GDP को 8% तक ले जाएंगे, ये इरादा है आपका। लेकिन मियाँ साहब की बात करें, मरियम नवाज साहबा की तकरीर देख लें तो उसमें तो वो एक ही बात करते हैं कि 4 साल की बर्बादी को ठीक करने में 4 साल लगेंगे। अगर 4 साल बर्बादी ठीक करने में लगाने हैं तो क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि इस दौरे हुकूमत के बाद अगला भी आपको मिलेगा ताकि तरक्की की तरफ बढ़ सकें? क्योंकि यही जुमला हमने हर दफ़ा सुना है कि माजी वाले इतना काम ख़राब करके ठीक करने में वक्त बहुत लगता है। नहीं, ये जो बर्बादी वाली बात है उसका मतलब ये है कि उस बर्बादी को सही करने में और 2017 के लेवल पे लेके जाने के लिए हमें इकॉनमी को जो है वो ज़रा कुछ टाइम लगेगा। और ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ओवरनाइट तो कुछ नहीं हो सकता, मिनिमम भी 1.5 से 2 साल लगेंगे हमें इकॉनमी को सिमत को सीधा करने में। तो ये ज़ाहिर है इसको कुछ टाइम लगेगा। फिर IMF प्रोग्राम जिसमें हम ऑलरेडी हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। वो प्रोग्राम कामयाबी से कंप्लीट
करके हम मुल्क को इकॉनमी को इससे मसाइल से निकाल सकते हैं, तो वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन बहुत सारे काम हैं जो पैरेलल में होंगे, वो एक के बाद दूसरा नहीं होगा, साथ साथ बहुत सारे काम होंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम पाकिस्तान को एक माशी तौर पे खुद मुख्तार मुल्क बनाएं, जिसके अंदर जो है वो एक बड़ी इकॉनमी हो, दुनिया की टॉप इकॉनमीज में से एक हो, और जहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, रोज़गार के बहुत सारे ज़राए हो। तो ये हमारा प्लान है, अब जो है इसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हमने वोट दिया। अफनान साहब, आपने जो IMF की बात की, आपने कहा कि जो आने वाली हुकूमत है उसको IMF के एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, और निगरान हुकूमत उसकी अगर बात की जाए जो मिनी बजट लाने का वो सोच रही है, जिसमें IMF को काफ़ी यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं। कहा गया है कि 15 फरवरी से पहले अमल दरामद जो है वो शुरू कर देंगे, टैक्सेशन बढ़ा देंगे, गैस के नर्ख बढ़ जाएंगे, रिटेलर्स को टैक्स के नेट में ले आएंगे। अब जब निगरान हुकूमत ये वादे करके जाएगी तो इसको आगे कैसे लेकर चलेंगे, अगली हुकूमत कैसे लेकर चलेगी? फिर क्या हम दोबारा से IMF के साथ लड़ाई कर रहे होंगे कि हम ये नहीं कर सकते और हम वो नहीं कर सकते? क्या हिस्ट्री रिपीट होगी फिर? देखिए, नेगोशिएशंस जो हैं वो तो ज़ाहिर है हर सॉवरेन कंट्री का राइट होता है कि वो करे, लेकिन ज़ाहिर है जो कमिटमेंट्स केयर टेकर गवर्नमेंट या इससे पहले की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने किए हैं उसको हम ऑनर करेंगे। अब ये हम पागलों वाला काम तो नहीं शुरू कर देंगे जैसे पहले हो गया कि जी मैं आके आया मैं प्रोग्राम ख़त्म कर दूंगा, कर दे वापस नहीं करूँगा। हम बड़े जिम्मेदार लोग हैं, हमें मुल्क को जो है वो हमें बड़ा प्यारा है और हम इसको बड़ी जिम्मेदारी से आगे लेके चलें। लेकिन अगर आपके साथियों के बयानात का मैं हवाला दूं तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा, बल्कि खुद वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने ये बात की, तस्लीम किया कि PTI हुकूमत के खात्मे के वक्त ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब थे, और जब शहबाज हुकूमत या चले PDM कह लेते हैं इनकी 16 माह की जो हुकूमत गई तो ज़खायर मनफी यानी दोस्त ममालिक के उधार के अलावा कुछ था नहीं। तो 2022 में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था या जब PDM हुकूमत गई उस वक्त? ये बात जो है दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त होती तो इमरान खान हुकूमत के जाने के एक हफ्ते बाद ये क्यों कह रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और फिर पूरी कैंपेन चलाई गई कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, IMF को लेटर लिखा गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। बात यह है कि मुल्क की इकॉनमी के बहुत बुरे हालात थे जब हमें दिए गए, और मुल्क जो है वो इकॉनमी के हालात तो बुरे थे, उसके बाद जो कारनामे अंजाम दिए वो जो मुल्क की बदनामी पूरी दुनिया में इन्होंने की और पूरी दुनिया में कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना है, उससे बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचा। और जो हमें हुकूमत मिली थी तो उसमें $16 अरब के रिजर्व से जब हम हुकूमत छोड़ी है तो $14 अरब के रिजर्व से। तब मुझे नहीं पता वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, क्योंकि ये बात तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके कोई भी चेक कर सकता है जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। अच्छा ठीक है अफनान साहब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अब जरा इलेक्शन की बात कर लें तो क्या उम्मीद है, कितनी सीटें निकाल लेंगे? नून लीग के अगर टिकटों के मसाइल देखें वो भी अपनी इख्तलाफात, नाराजगियाँ, ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने, और ऑब्वियसली इसकी वजह से कई रहनुमा आपके ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जी हम आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे। अगर देखा जाए तो 51 हलकों में आपने कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया, तो फिर जो नाराज लोग थे उनको अकोमोडेट कर देते वहाँ पे। बात यह है कि हमने जब टिकटें बांटते हुए ये बहुत ज़्यादा ख्याल किया है और इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लगा है कि हम डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो एंटरटेन करें और जो कोई नाराज़ है उनकी नाराज़गियाँ भी पूरी की जाए। और मुझे यकीन है कि जो मुस्लिम लीग नून का आइडियोलॉजिकल वर्कर है और मियां नवाज शरीफ साहब का सिपाही है, वो PMLN के साथ खड़ा रहेगा चाहे उसको टिकट मिली है कि नाम नहीं मिली। और अगर हम मियां साहब की वापसी का जिक्र यहाँ फिर दोबारा से करें, 21 अक्टूबर की बात करें जब नारा लगाया गया कि आओ मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ और मुल्क को संवारो नवाज शरीफ, लेकिन तकरीर अगर आप देखें तो मियां साहब की हर बात वही माजी में है, पुरानी बातों पर वो अटके हुए हैं। मुझे 5 जजों ने क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, नहीं निकाला होता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। मियां साहब मुस्तकबिल का कोई रोड मैप क्यों नहीं दे रहे, माजी से निकल क्यों नहीं रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देखिए बात यह है कि अगर हम अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम फिर वही चीज़ें दोहराएंगे जो हम पहले दोहराते हैं। इसलिए कहा जाता है ना दायरों का सफ़र, तो वो दायरों से बाहर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि हम मट्टी पाव फार्मूला हर जगह लगाते जाते हैं। तो जो बात मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। यहाँ तो आप ये दायरों के सफ़र को तोड़ने का एक ही तरीका है कि जो लोग जिन लोगों ने गैर आईनी गैर कानूनी काम किए हैं उनको ऑन टास्क लिया जाए। जहाँ तक मुल्क की आगे मुस्तकबिल की बात है तो जितनी तक मियां नवाज साहब ने की उन्होंने मुस्तकबिल की बात भी की है कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, हम मोटरवेज का जाल और बिछाएंगे, हम जो है वो बिजली के कारखाने लगाएंगे, डैम बनाएंगे। ये सारी बात उन्होंने की है, लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिक्स चाहिए तो इंशाल्लाह 27 को हमारा मंशूर आ जाएगा
उसमें सारा कुछ होगा डिटेल में। अफनान साहब, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अगर पूछें तो जाहिर है वो अभी तक उसमें एक तरह से डिले ही नज़र आ रहा है। एक तो कम आप लोगों के जलसे हो रहे हैं और कहीं पर स्केड्यूल तो सामने आया ही नहीं है। स्पेशली मियाँ साहब के जलसों का कोई भी हतमी स्केड्यूल सामने नहीं आया। ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट क्यों दिखाई दे रही है नून लीग? क्या जीत की यकीन दहानी करवा दी गई है या फिर आपको ये लगता है कि इंतखाबी मुहिम की ज़रूरत ही नहीं है? देखिए, जो स्केड्यूल है वो मेरे पास तो है, मगर वो टेंटेटिव स्केड्यूल है और ये जो है आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा अगर आप देखेंगी। जो दूसरी बात आपने की है कि हमने लेट कैंपेन शुरू की, देखें अगर आप माजी के भी देखें मामलात तो कैंपेन होती आखिरी महीने के अंदर ही है। कुछ ये जो कागजात की वजह से और इन मामलात की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, उसके बाद हमने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी। अब तो आप देख सकते हैं हमारी कैंपेन फुल स्विंग में है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कैंपेन फुल स्विंग में है। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह जो है अब 8 फरवरी को जो है वो मैदान लगेगा और अल्लाह ताला से मैं अच्छा, यानी इस वक्त जो कैंपेन है वो आपके ख्याल में फुल स्विंग में है। उसी फुल स्विंग की अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ साहब तो नजर आते हैं, हमें एक दो जलसों में नजर भी आ गए, लेकिन हमदा शहबाज साहब तो नजर नहीं आ रहे, वजीर आला भी रहे हैं, नजर नहीं आ रहे नुमाया तौर पर। कोई इख्तलाफात हैं, क्या मामला है? देखें, हमारी पार्टी में जिसको जो टास्क दिया जाता है वो वही करता है। हमजा साहब को जो है वो लाहौर की जिम्मेदारी की दी गई है वो पूरा करें। अच्छा, ठीक है, तो वो ज़ाहिर है वो जिम्मेदारी वो पूरी करेंगे। अच्छा, ओवरऑल अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान थे उनके ज़ाहिर आप लोगों के साथ जब आए थे, वो अदम एतमाद के वक्त की बात मैं कर रही हूँ, उनमें से काफ़ी लोगों को आपने टिकट भी दिए आगे जाकर। अगर वो आपका साथ छोड़ देते हैं तो फिर आप किससे शिकवा करेंगे? किसी से शिकवा नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर एक हाइपोथेटिकल बात है। जब ये होगा तो फिर उसी वक्त देखा जाएगा। लेकिन ज़ाहिर मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो ये वाला रिवाज कम से कम होना चाहिए। ये सारे ज़्यादातर लोग जो पीटीआई की आप बात कर रही है, ये दूसरी पार्टियों से तोड़ के पीटीआई में गए थे। ये इनमें बहुत सारे हमारे लोग भी थे, तो ये कोई ऐसे लोग नहीं है, ये इनको ज़बरदस्ती बेचारों को केसेस बना के किसी को धमकियां लगा के। और अफनान साहब, आखिर में मैं एक ज़रूर मामला उस पर आपको कमेंट लूँगा, यूँ तो कुछ पुराना हो गया लेकिन बड़े रेलिवेंट हैं आप इस वक्त उस पर जवाब देने के लिए, कि सेनेट में जो इंतखाबात के इल्तवा की करारदादें आई, आपने मुखालफत तो की लेकिन कोरम क्यों नहीं पॉइंट आउट किया, और क्या उन करारदादों की बुनियाद पर इंतखाबात इल्तवा की तरफ जा सकते हैं इस वक्त भी? देखिए, मैं नहीं समझता कि इंतखाबात इल्तवा की तरफ आप जा सकते हैं। बैलेट पेपर प्रिंट हो चुके हैं, जितना स्टाफ था उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जो मेजर प्रोसेस होता है कि कागजात एक्सेप्ट करने का नहीं करने का वो हो चुका है। तो आप समझे आधा इलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा। आधा इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ तक बात है कोरम के पॉइंट आउट करने की उस दिन, तो वो क्योंकि ज़ाहिर जब रेजोल्यूशन आई थी तो मुझे तो नहीं पता था कि रेजोल्यूशन क्या होगी, तो मैं उनकी बात सुनता तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करता। जब मैंने सुन लिया तो फिर मैंने उनके पॉइंट्स लेके अपनी तकरीर कंपोज की। वो मेरे पे हुटिंग भी कर रहे थे एट द सेम टाइम, तो वो उस इन द हीट ऑफ द मोमेंट मेरे ध्यान में कोरम नहीं आया। लेकिन अगर कोई आसपास बंदा और मेरे सपोर्ट में होता तो वो शायद मुझे बता देता या खुद ही खड़े होकर कोरम पॉइंट आउट कर देता। मगर बदकिस्मती से मैं अकेला ही था वहाँ पे, बाकी पूरी सेनेट के जितने भी लोग थे वो मेरे मुखालिफ ही थे। ठीक हो गया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और फिटनेस बरकरार रखने के लिए और तवाना जिस्म के लिए दौड़ लगाइए। और अगर आपको लगता है कि दौड़ लगाना ज़रा मुश्किल है, या करो ये लगता है कि ट्रैक नहीं है, ये लगता है माहौल नहीं है, तो इस्लामाबाद में 28 जनवरी को मैराथन का ट्रैक तैयार है। और इस्लामाबाद रन विद अस यानी IRU क्लब के तहत होने वाली इस मैराथन में, जो कि ये 4th एडिशन है, 2000 से ज़्यादा एथलीट्स शरीक होंगे, जिनमें बहुत सी अहम शख्सियात भी हैं, सफारतकार भी हैं, एक्टर्स भी होंगे, मुख्तलिफ मुल्कों के सफारती अमला भी शामिल होगा। और इस मैराथन में आप भी जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। और ये जिस तरह मैंने कहा ना 4th एडिशन है, तो कैसा रहा ये तो हम जानते भी हैं, लेकिन हम फिर इस पर बात भी करेंगे। लेकिन मकसद क्या है, ट्रैक इस बार क्या चेंज है, कितना बड़ा है, कितनी कैटेगरीज हैं और कौन कौन जा सकते हैं, किसको जाना चाहिए, और फैमिलीज के लिए कितनी अच्छी एक्टिविटी हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। द फाउंडर ऑफ इस्लामाबाद रन विद अस कासिम नाज साथ मौजूद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुड टू हैव यू जी। साथ मौजूद है मेंबर हैं इस टीम के साथ। सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस।
कासिम, आप खुद भी भागते ही रहते हैं जब भी आपको देखते हैं हम? भागना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। किस किस चीज़ से भागते हैं? भागने से सबसे पहले जो चीज़ है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमें ख्याल से स्ट्रेसेस से। और जब आप भागते हो पूरी दिन की जो थकावट होती है, भागने से वो थकावट खत्म हो जाती है। लोग इसलिए नहीं भागते कि थके हुए हैं, हम इसलिए भागते हैं कि थकावट खत्म हो। अच्छा, ये वैसे एक साइंस है। हमारा थोड़ा ऑपोजिट जो है वो है, हम जो है अपनी थकावट दूर करने के लिए भागते हैं। क्या बात है। क्या कहते हैं, मैराथन के हवाले से जरा हमें बताएं पहले कि क्या होगा मैराथन, क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है इस बार? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले तो बताऊं कि इस्लामाबाद रन विद अस ये पाकिस्तान की पहली रनिंग कम्युनिटी क्लब है। इसको 2016 में स्टार्ट किया था और तब पूरे पाकिस्तान में कोई रनिंग कम्युनिटी कल्चर नहीं था, तो इसका इनिशिएटिव लिया। तब से अभी तक हम 500 प्लस ग्रुप इवेंट्स हम करवा चुके हैं और ये ग्रुप इवेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम चार्ज नहीं करते। हमारे वीकली स्केजूल होता है जो कि हम 4 इवेंट्स करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसके अलावा हमारा कैलेंडर इवेंट होता है जिसमें रेसेस हम करवाते हैं, जो कि जनवरी में हम लोग फुल इस्लामाबाद मैराथन से शुरू करते हैं। तो ये जो इस्लामाबाद मैराथन है इसका ये 4थी एडिशन है। फर्स्ट टाइम हमने इसका इनिशिएटिव लिया था 2020 में, राइट बिफोर कोविड। तब हमारी कम्युनिटी के 4 साल हो चुके थे और हमें लगा कि अब इट्स टाइम कि हम हाफ मैराथन से शुरू करें, क्योंकि फुल के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो हाफ फुल मैराथन इज़ बेसिकली अ 42.2 किलोमीटर डिस्टेंस रेस। तो हमने हाफ से शुरू किया 21.1 से और इट वाज अमेजिंग, ज़बरदस्त रिस्पांस था। पूरे पाकिस्तान से लोगों ने ज्वाइन किया, सफारतकारों ने ज्वाइन किया, आम आवाम ने ज्वाइन किया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रूट पे गुजर रहे थे, उन्होंने देखा इतने लोग भाग रहे हैं, इनको ज्वाइन कर लिया आके। वो आके वो खड़े हो गए, उन्होंने काफ़ी कोई आधा घंटा पौना घंटा गपशप की। अच्छा। चले गए। 21 में हम नहीं करवा सके, कोरोना लॉकडाउन आप सब लोगों को पता है। फिर 22 में हम लोगों ने सोचा कि अब इट्स टाइम कि अब फुल मैराथन के लिए हमारी जो कम्युनिटी है रेडी है। तो फिर ज़ाहिर है आप लोगों ने वो कमिटी 2024 अभी का अगर हम बात करें तो क्या क्या कैटेगरीज है, लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, लोकेशन क्या है इस हवाले से? राइट, तो इस साल जो हमारी इस्लामाबाद मैराथन की टोटल 4 मेन कैटेगरीज हैं और एक किड्स फन रन है। जो मेन कैटेगरी है वो फुल मैराथन है 42.2, हाफ मैराथन है 21.1, इसके अलावा 10 किलोमीटर्स है, 5 किलोमीटर्स है और बच्चों के लिए किड्स फन रन है। और इन सब कैटेगरीज में मेल फीमेल कोई भी ज्वाइन कर सकता है। एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बच्चे बड़े सब ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इवेंट इज़ फॉर एवरीवन। ग्रेट। साथ रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस रखा हुआ है? तो हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन है। हमारी वेबसाइट islamabadrunwithus.com पे जाके लोग रजिस्टर कर सकते हैं। आज जो है वो आखिरी दिन है रजिस्ट्रेशन का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद वो रेस वाले दिन पे आके भी टिकट जो है ऑन द स्पॉट खरीद ले सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरीज बताएंगे, जिस तरह भी कासिम ने बताएंगे, फुल मैराथन है, हाफ मैराथन है, 10 किलोमीटर्स है, 5 किलोमीटर्स है, बच्चों के लिए, तो कॉस्ट क्या है, टिकट कितने का है? तो टिकट इस वक्त जो है वो 4000 का है। जो हमारी 4 मेन कैटेगरीज हैं, फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सारों के लिए रजिस्ट्रेशन प्राइस जो है वो सेम है। किड्स को इंकरेज करने के लिए जो है वो हमने 2000 हाफ द कॉस्ट जो है उस पर टिकट जो है वो रखा है। और वो खुद भी हाफ टिकट ही होते हैं ना? नहीं, उनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, वो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पे आके। अच्छा, ऐसे लोगों को इनकरेज कैसे करते हैं? लोग बीच में हम थक गए, हम नहीं जा रहे, घबरा रहे, कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? वो जो माहौल उस टाइम पे उधर होता है, आप भी जब आएंगे, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ, ज़रूर आएँ। वहाँ पे जो किड्स वाले में किसी में भी मतलब बच्चों को आप देखने के लिए आए, ज्वाइन करने ना आइए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसमें मतलब हम कर भी सकते हैं, हम भी बच्चे ही हैं। तो उसमें जो माहौल होता है, इतनी इंकरेजमेंट मिलती है, लोगों के चेहरों पे खुशी, क्योंकि ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान में ऑनेस्टली होते नहीं हैं। तो उस माहौल से देख देख के जो थकावट है वो आपकी पहले से ख़त्म हो जाती है और हर बंदा चाहता है कि वो पूरा डिस्टेंस कंप्लीट करे। ओके। अच्छा, वैसे जो टिकट है 4000, इस ये क्या कवर करता है? ये 4000 पे करने पर एक ज़रा आप भाग तो रहे हैं, बट क्या आप लोगों को फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं? लोगों को थोड़ी क्लैरिटी जाए कि क्या कोई मिल्क शेक इंक्लूड वैसे जी बिल्कुल। इसके अंदर देखिए, जो हमारा रूट है उसके ऊपर हमारे वाटर स्टेशन होते हैं, उसमें एनर्जी ड्रिंक्स भी होती हैं, पानी भी होता है, फ्रूट भी अवेलेबल होता है। क्योंकि ख़ास तौर पे जो लोग फुल मैराथन और हाफ मैराथन भाग रहे हैं, उनको रास्ते में ये चीज़ें ज़रूर चाहिए होंगी। 5 किलोमीटर वाला तो चलें बगैर शायद कुछ खाए पिए पूरा कर ले, 10 किलोमीटर वाला भी, लेकिन जो बाकी दोनों 21.1 उसके आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है जो कि आपको बेयर करनी पड़ेगी। सिमिलरली एवरी फिनिशर विल बी गेटिंग अ फिनिशर्स मेडल। वो एक बहुत अच्छा हमारा 3D
डिजाइंड मेडल होता है। वो बल्कि आज हमने रिवील भी करना है ऑनलाइन हमारी ले आते साथ यहाँ पे रिवील कर ये हमें हमारे डेफिनेटली, क्योंकि हम न्यूज़ तो हमारा ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है, बिल्कुल हमें रिवील यहाँ पे करना चाहिए था कि बस स्किप हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हमने माफ कर दिया आपको इस बारे में। अच्छा, अब थोड़ा सा बताएं कि ट्रैक कहाँ से शुरू होगा, फुल मैराथन का पहले बता दें, बेशक कासिम आप बता दें कि स्टार्ट कहाँ से होगा, कहाँ से होता हुआ फिर फिनिश लाइन पे पहुंचेगा, ताकि लोगों को मालूम हो कि 28 को उन्होंने कहाँ से कहाँ तक भागना है। अच्छा, ये इस ट्रैक की जो सबसे खूबसूरती है वो ये है कि ये 2 नेशनल पार्क्स के अंदर है। मतलब अच्छा। हम लोग मार्गला हिल्स नेशनल पार्क ट्रेल 3 पार्किंग से शुरू करते हैं। ट्रेल 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। वहाँ से मेन मार्गला रोड हम जा रहे हैं जी 7th एवेन्यू जो जू का सिग्नल कहलाता है, ठीक है। वहाँ से हम 7th एवेन्यू पे एंटर हो गए। हमने 7th एवेन्यू कंप्लीट किया, ओके। हम शकरपड़िया नेशनल पार्क एंटर हो गए पार्क चाइना सेंटर से, राइट, ठीक है। हमने शकरपड़िया नेशनल पार्क में एंटर हो के लोक विरसा से गुजरे, उसके बाद पाकिस्तान म्यूजियम को क्रॉस किया, पाकिस्तान परेड ग्राउंड, उससे थोड़ा सा पहले हम लोग वहाँ से वापस मोड़ देंगे एंड बैक टू ट्रेल 3 पार्किंग। अच्छा, ये जो डिस्टेंस बनता है ये 21.1 किलोमीटर बनता है, ओके। तो जो हाफ मैराथन वाले हैं वो एक बार करेंगे, ओके। जो फुल मैराथन वाले हैं वो इसको 2 बार रिपीट करेंगे, और जो 5 किलोमीटर्स है वो हम जू सिग्नल से मोड़ देंगे लोगों को पहले से ही, क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट है। और जो 10 किलोमीटर है वो हम 7th एवेन्यू पे एक जगह है वहाँ से हमारी टीम्स होंगी वापस कर देंगे। और जो पीछे रह गया बस पीछे रह गया। जो कट ऑफ टाइम्स हमने रखे हुए हैं वो काफ़ी मुनासिब हैं, उसमें मोस्टली जो लोग हैं लाइक अबाउट 90% लोग फिनिश कर जाते हैं। और इस रूट को एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, ये जो पूरा इवेंट है ये वॉलंटियर ड्रिवन एफर्ट है। टीम IRU जो हमारी टीम है वो इसको जो है एक चीज़ को एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है, मल्टीपल लीड्स होते हैं, और वो उस तरीके से हम पूरा ओवरऑल इस को मैनेज कर रहे हैं। बस एक चीज़ और इसमें ऐड कर दीजिएगा कि टाइम क्या रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा टाइम ना हो कि ट्रैफिक मुतासिर हो। तो ट्रैफिक जो है वो मुतासिर बहुत थोड़ा सा होगा, अच्छा। लेकिन ट्रैफिक जो है वो मैनेज होगा। हमारे साथ जो है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है वो ऑन द बोर्ड है, पुलिस भी, तो सारा जो रूट है इट विल बी वेल गार्डेड, वेल प्रोटेक्टेड। हमारी रेस जो फर्स्ट रेस है फुल मैराथन वो 9 o'clock स्टार्ट होगी सुबह, सही। और उसका जो एंड टाइम है वो लगभग 3 बजे और अगर धुंध ज़्यादा हुई तो धुंध वैसे पिछले 2 दिनों से खत्म हो गई है, तो वी आर होपिंग कि ये ऐसा ही रहे और बारिश भी ना हो। बारिश ना हो बस। एक छोटी सी अपडेट है कि हमने वेदर फोरकास्ट चेक करवाई है, तो लाइट ड्रिजलिंग है पूरा दिन, लेकिन हमने लोगों को ये कहना है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है, आपने आना है, ठीक है, क्योंकि हल्की पुल्की बारिश में रन करना, रेनकोट लेकर आ जाए मेरा ख्याल है सारे। तो जी वैसे इतनी ठंड है, लोगों को बता भी रहे बारिश होगी, फिर कह रहे आज जी घबराना। देखिए अब मालूम होगा ना कौन किसकी स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है। कासिम बहुत शुक्रिया, साथ बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। ऑल द बेस्ट फॉर द इवेंट इस्लामाबाद विद अस 4th एडिशन। अभी आज आखिरी दिन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो बेहतर है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि उस दिन फिर अगर आप जाएंगे तो मुश्किल होगा। यस, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। हर किसी का ये शौक होता है कि वो अपनी शादी के दिन को किसी ना किसी तरह से यादगार बनाए। कुछ लोग होते हैं बहुत सारे पैसे भी लगा रहे होते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे होते हैं, और कुछ की कोशिश ये होती है कि जी महंगी से महंगी बड़ी से बड़ी गाड़ी में बारात लेकर जाएं, और कुछ होता है कहते हैं बिल्कुल मुनफरिद करेंगे। जैसे कल आपको दिखाया था हमने कि कैसे वेस्पा से सजी बारात गई थी। तो असद खान और सपना गुल शादी इनकी हुई है, और जब बारात लेकर गए असद खान वो वेस्पा पर लेकर गए। सिर्फ एक वेस्पा नहीं बल्कि दर्जनों वेस्पा थे, और उनके दोस्त भी उस वेस्पा पे थे और वो जा रहे थे। कल हमने आपको विजुअल दिखाया था, तो हमने सोचा कि उस कपल से आपको मिलवाते हैं। तो असद खान और सपना आज साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये आइडिया किसका था? आपका आइडिया था कि उनकी ख्वाहिश थी कि बारात ऐसे आनी चाहिए? ये मेरा आइडिया था, मेरी ख्वाहिश थी। अच्छा, आपकी अपनी ख्वाहिश थी, बेगम की डिमांड नहीं थी? जी बिल्कुल, मेरी अपनी ख्वाहिश थी। अपनी ख्वाहिश थी। कितने दिन हुए शादी को दोनों के? 4 दिन तकरीबन। 4 दिन तकरीबन हो चुके हैं, और आज यहाँ पर है। तो पता चला था कितने वायरल हो गया आपका वेस्पा वाला आइडिया? बस यकीन था कि हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यकीन था पहले भी कि हो जाएगा। और सबसे जब आपको ये मालूम हुआ कि बारात आनी है वेस्पा पे, तो आपका रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, यूर ओके? कोई रिएक्शन ही नहीं था? अच्छा, बाद में वीडियोस वगैरह देखी होंगी ना, और किसी ने बताया था कि बारात तुम्हारी वेस्पा पे आई है? मालूम था ना? पहले से पता। अच्छा, पहले से पता था, प्री प्लान्ड। वैसे आपकी अपनी कोई ख्वाहिश थी कि बारात ऐसे आनी चाहिए, या कोई ऐसे नहीं था? असद आ जाए, यही ख्वाहिश थी? नहीं, ये भी नहीं थी। असद ये देखें 4 दिन हुए, मामलात कंट्रोल करें। असद 4 दिन हुए, ये क्या कह रही है? कर लेंगे कंट्रोल इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है आप हनीमून का प्लान करें, इस बार वेस्पा पे ना करना। अच्छा, क्या ख्वाहिश है? इनको ले जाना पड़ेगा वहाँ पे। क्या ख्वाहिश है, कहाँ जाने का शौक है? अभी भी जिधर इनकी मर्जी। अच्छा, वो कह रही है जिधर इनकी मर्जी हो, क्या बात है। वैसे 4 दिन कैसे रहे?
नई जिंदगी के सफर 4 दिन कैसे रहे? अभी तक तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, आगे का कुछ पता नहीं। तो मेरा ख्याल है कि भाभी से भी यही बात पूछ लेते हैं। ज़ाहिर है वो होता है ना, नई शादी हुई है अभी, तो थोड़ा वो शर्म वाला मामला भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, तो इसलिए सपना वो लग भी रही है ना बहुत मशरकी एंड वेरी शाय काइंड ऑफ अ पर्सन। शर्मीली, मशरकी, मगरिबी, क्या कुछ वो वैसे ही शर्मीली है वैसे शायद। अच्छा, 4 दिन में सपना असद को कैसा पाया आपने? बस कुछ नहीं, वैसे का वैसे ही पाया। मतलब कि क्या चीज़ अच्छी लगी असद की? इसकी बोलने की तरीके। क्या चीज़? जो बोलता है ना वो अच्छा बोलते हैं, बस जो बात जो बोलते हैं वो अच्छा लगता है, तो उनके जो बात करने का तरीका है, जो वो कहते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा और अच्छा आपके फ्रेंड्स ने कितना इस आइडिया को सराहा कि सपना क्या बात है, असद भाई तो क्या जबरदस्त अंदाज से बारात लेकर आए हैं। हुआ ऐसा? जी, फ्रेंड्स में भी, फैमिली में भी? हाँ। अच्छा, और वैसे हमने जरा बाकी शादी के इवेंट्स तो नहीं देखे, वेस्पा के अलावा भी कोई और आइडियाज एग्जीक्यूट किए थे? जी, इसके अलावा मेरे पास ओल्ड में काफ़ी चीज़ें, मुझे शौक है पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का। जैसे वेस्पा अपना था? जी, मेरे पास 4 वेस्पा अपने थे। नहीं, ये तो इतने सारे वैसे हमने देखे, फिर आपने इकट्ठे किए कैसे, प्लान कैसे किया? कुछ कोहाट से आए थे, लाहौर से आए थे, खारियां से, और काफ़ी शहरों से आए थे मेरे फ्रेंड्स, और इसमें 4-5 वेस्पा जो थे वो मेरे अपने थे, जो मैंने अपने फ्रेंड्स को दिए थे चलाने के लिए। और सिर्फ वेस्पा नहीं, पीछे हम देख रहे हैं कि वो फॉक्सी भी है। जी, 2 फॉक्सीज थी। 2 फॉक्सीज भी थी जी। और वैसे जब आपने आइडिया अपने घर में शेयर किया कि मैं चाहता हूँ कि बारात ऐसे जाए, मेरे दोस्त भी वेस्पा पे जाएं, पीछे फॉक्सी हो, तो घर वालों ने क्या कहा? शुरू में तो काफ़ी मना किया था, क्योंकि ये मेरा शादी से पहले का था, अभी समझे मेरा रिश्ता भी नहीं हुआ था। अच्छा। तब से मैंने ये प्लान किया था कि कुछ, इससे पहले भी मैं कुछ कर चुका हूँ ऐसे काम। अच्छा जी, मैंने एक ट्रिप किया था 50 सीसी पे खुंजराब का। वाह जी, मतलब एक रिकॉर्ड बनाया था। क्या बात है, कि आज तक 50 सीसी पे खुंजराब तक? जी, That must have been very tough। जी, वो भी मैं कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छा ट्रिप मैंने और किया था, अकेले किया था। नया रिकॉर्ड क्या बनाना है? हनीमून पे वेस्पा पे तो नहीं जाना? नहीं, अभी आगे मेरा एक प्लान है इंशाल्लाह सऊदीया जाने का, उम्रा करने 50 सीसी बाइक पे। वो भी एक बड़ा रिकॉर्ड है, बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन बस ये है कि अल्लाह पाक की तरफ से जब कोई। चलें, क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं चाहूँगी कि सपना को भी अपने साथ आप लेके चलें, और इस तरह से वो भी शौक उनको भी आ जाए इस चीज़ का, ये भी बड़ा अच्छा होगा। मैंने यही सोचा हुआ है कि आगे बाइक इनके लिए भी तैयार करनी है, हम दोनों चलाएंगी। तैयार हैं, चलाएंगी। वाह, क्या बात है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, मिलकर। और ज़ाहिर उन्होंने पहले भी रिकॉर्ड बनाए हैं, अभी तो उन्होंने ज़ाहिर क्या ज़बरदस्त उनका एक अंदाज था, और आगे चलकर भी वो और बहुत कुछ करना चाहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, मिलकर। एक ब्रेक लेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। ये कपड़े गंदे क्यों पड़े हैं? कमरे में बच्चों के खिलौने क्यों बिखरे हुए हैं? खाने में नमक ज्यादा क्यों डाल दिया? तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करती, तुम आखिर दिन भर करती क्या हो? ये किसको कह रहे हैं? अपनी बेगम को? टीवी देख रही है इस वक्त? अगर देख रहे तो मैं घर जाके बहुत पिटने वाला हूँ। ये पिटना चाहिए भी आपको, अगर आप ऐसे सवालात उनसे कर रहे हैं। हुन नहीं मैं करता। तो व्हाट इज दिस बिहेवियर शोएब? हुन नहीं मैं करता, लेकिन ये वो सवाल हैं, ये वो कमेंट्स हैं जो, मैं ये तो नहीं कहता कि हर घर में, लेकिन मेजॉरिटी हमें केसेस में नजर आता है। स्पेशली जब हम बात करते हैं ना हाउस वाइफ्स की, तो उनको ये सुनने को मिलता है, तुम घर में करती क्या हो? पूरा दिन तुम घर में बस आराम करती हो। आप ये होम मेकर्स की बात कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अब खवातीन जाहिर है वो बाहर जॉब्स भी करती हैं। अब जॉब करके आती हैं तो उसके बाद, अच्छा दोनों मियां बीवी काम करके आए हुए हैं, लेकिन क्या होगा, घर के काम की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सिर्फ उस खातून से की जा रही है। फिर कहेंगे करती क्या, कोई बात नहीं, ऑफिस से ही आई हो। इस तरह के जुमले हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। जवाब ये होना चाहिए, कमाल करती हूँ। एग्जैक्टली, कितना कुछ मैनेज, वो कहते हैं ना कि अनपेड जॉब होती है ये, जो एक खातून घर के अंदर कर रही होती है। बिल्कुल। तो आज आप हमें कॉल कीजिए अगर आप भी ये जुमला घर में कहते हैं या सुनती हैं, और फिर आपके साथ क्या होता है, अगर आप कहते हैं तो आपके साथ क्या होता है। बिल्कुल, आप हमें कॉल करके जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और आज एक ऐसा कपल हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस मामले को डील किया। वो डील कैसे किया? अगर हस्बैंड ने कहा कि तुम करती क्या हो, तो खातून ने कहा मैं कमाल करती हूँ। क्या वाकई ऐसा हुआ? तो साथ मौजूद हैं सना खटक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आपके हस्बैंड बाज़ेब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल पे हाथ रख के सच बताएं, आपने कहा था भाभी को? मेरे ख्याल में एग्जैक्ट ये अल्फाज नहीं यूज़ किए गए, लेकिन समटाइम्स आके घर में पूछता यार ये एक्स काम था या ये काम था, ये आज नहीं हो सका, तो
क्या वजह बनी, ये नहीं हुआ, शर्ट आज नहीं धुली, शर्ट नहीं धुली, यहाँ से आ रहा है। हाँ, आपने तो इख्तिसार से काम लिया। क्या कहा था सना? जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर स्पेशल इवेंट है या कोई कॉन्फ्रेंस है जिसके लिए कुछ खास शर्ट पहननी है और मेरे जहन से निकल गया। वी हैव 2 kids बाय द वे, और वन ऑफ देम इज अ टॉडलर एंड अदर इज द सपोर्टर ऑफ अ टॉडलर। तो आपको समझ आ रही होगी कि सिचुएशन क्या होती है। एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता समटाइम्स कि आप सारा दिन क्या करते हैं, बिकॉज आप एक ही बेडशीट को 8 दफ़ा भी ठीक करते हैं और आप एक ही बंदे को 6 दफ़ा भी कपड़े बदला सकते हैं, क्योंकि वो जो 2.5 साल का बच्चे जल्दी कपड़े भी गंदे कर देते होंगे। या सो ऐसा होता है कि आप नहीं बता सकते कि शर्ट क्यों नहीं धुली, बिकॉज आप एक ही बंदे की शर्ट 6 दफ़ा धो चुके हैं। एंड दैट टू जब आप खुद भी कुछ काम करती हैं, जरा आप क्लासेस लेती हैं। सो आई एम एन आइल्स इंस्ट्रक्टर और मैं डेली आइल्स की क्लासेस भी लेती हूँ ऑनलाइन। सो ये बहस होती है कभी कि मैंने ज़्यादा काम किया है, वो कह रही नहीं मैंने ज़्यादा काम किया है। कभी कभी हम रात को सोते में ऐसा होता है कि यार आज तो जो है ना वो सुबह से लेके शाम तक टाइम ही नहीं मिला, फिर एक लंबी लिस्ट आती है, फिर दूसरा भी अपना रोना रोते कि हाँ यार आज तो ना मुझे भी टाइम नहीं मिला, आज मैंने भी ये काम किए, और सब सच भी होता है। सच भी होता है, जाहिर है, बिल्कुल ऐसे। तो कैसे डील किया आपने, जिस तरह आपने कहा ना कि कभी कभी कहा तो सही, बेशक जुमलों का अंदाज मुख्तलिफ था, लेकिन अब 9 साल हो गए शादी को, 9 साल माशाल्लाह। और बाज़ अब नहीं ज़रा ये जुमले आप अदा करते, अब आपने अब समझ लिया है कि समझा दिया गया है। सो बिट ऑफ बोथ, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा, अगर वो अभी भी इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग, सो मैं शुरू से अंडरस्टैंडिंग था। शुरू में मेरा माइंडसेट शायद थोड़ा सा ज़्यादा था कि यार नहीं ये काम आज क्यों नहीं हुआ, इस काम को आज होना चाहिए था, या क्या वजह थी। अच्छा, इसमें जो चीज़ मेरी समझ में आती है, एक लफ्ज़ माइंडफुलनेस का आता है। माइंडफुलनेस एज अ प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस एज अ शुआर हमारी सोसाइटी का ना एक कॉमन पार्ट नहीं है। शायद अगर कुछ फैमिलीज़ में वो अपने फैमिली अपब्रिंगिंग या उसकी वजह से बहुत बड़े लिमिटेड केस में कुछ लोग उस माइंडफुलनेस को सीख जाते हैं, बट नॉट एज अ सोसाइटी। बिल्कुल ठीक है। सो मेरे ख्याल में माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कॉन्शियसली उस चीज़ को प्रैक्टिस करें शुरू में, यार द अदर पर्सन इज़ अ पर्सन, he has or she has been doing something पूरा दिन में, and observe them doing something, settle it down into your mind। अपने माइंड में आकर कि अगर आप होते और आप वो सारी चीजें कर रहे होते। एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है ना, वंस यू अपने आप पे जब इस चीज को आप तारी करना शुरू करते हैं, फिर आप अगले की सिचुएशन अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये तो वो बात होगी जो जाहिर है एक टिप आपने लोगों को दे दी कि आप ऐसे करें तो खुद आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक करवाया कैसे गया? सो एट टाइम्स ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑल द टाइम अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या चीज़ हो रही है। समटाइम्स आप समझते हो कि यार ये एक काम जो है ना इसको करने में आधा घंटा लगना चाहिए था, लेकिन जैसे अभी सना ने एक्सप्लेन किया कि वो बच्चा है, उसके दिन में उसने 4 दफ़ा अपने शर्ट पे पानी गिरा दिया, उसने 6 दफ़ा जो है ना अपने सारे खिलौने बखेर दिए, उसको करने में टाइम लगता है। अब नाउ दैट इज समथिंग विच आई अंडरस्टैंड। अब अगर मैं घर आता हूँ शाम को और खिलौने बिखरे हुए, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है यार ये सुबह से नहीं बिखरे हुए, ये बीच में 6 दफ़ा जो है ना सिमटे भी होंगे ये। ठीक है। सो मुझे एक्सप्लेन भी किया गया कुछ जगहों पे शुरू में कि यार ये अगर ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है ना, तो ये 4 दफ़ा उठ के भी कहीं और गई है, फिर दोबारा इधर आई है। ऐसा तो नहीं क्या वो जिस काम पे टोकते होंगे जी खुद करके दिखाओ, जिस खुद करे तो पता चले कितनी एफर्ट लगती है और कितना टाइम लगता है वो करते हुए। या ये कहा कि एक दिन जरा घर संभाल के दिखाएं। हाँ। अच्छा, वैसे टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, होम मेकरशिप में हर बात को, हर काम को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप कभी कभी खुद भी सोचते हैं कि यार मैंने क्या किया आज सारा दिन। ऐसा भी होता है, रेपिटेशन में काम हो रहे होते हैं, फिर कुछ चीज़ों को आप कामों में काउंट भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या और किसी एक्वेंटेंस की कॉल आ गई, उनको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, और अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस या कोई पढ़ाई से रिलेटेड काम करते हैं, तो मेरे काम के अलावा मैं दिन की कम से कम 15 से 20 क्वेरीज भी डील कर रही होती हूँ लोगों की, कि जिनको मैं अपने, जैसे मैं आइल्स कर रही हूँ तो मैं वो उसके बारे में उनको बता रही हूँगी, या समटाइम्स लोग डिफरेंट ऑनलाइन चीज़ों के बारे में या मार्केटिंग के बारे में डिफरेंट चीज़ों पे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। सो ये वो काम है जो अनअकाउंटेड फॉर हैं। अगर आपने कोई छोटा सा भी काम शुरू कर लिया तो आपके दिन के कम से कम 3.5 से 4 घंटे वो ले रहा होता है, एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। आपने 2 घंटे भी रखे हैं तो उससे रिलेटेड जो आप काम कर रहे होते हैं ना, या जो उस काम के लिए जगह बना रहे होते हैं, उसमें भी 2 घंटे आपके लग रहे होते हैं। तो पहले तो मेरा ख्याल है अपनी काउंसलिंग भी बड़ी जरूरी है कि अपने आप को क्रेडिट दें कि ये काम एक्चुअली काम है। इनको जब आप करते हैं तो टाइमर लगा लें थोड़ा सा अपनी काउंसलिंग के लिए, अपने आप को क्रेडिट देना बड़ा जरूरी है, स्पेशली खवातीन के लिए। मैं ये
मर्दों के लिए भी शुक्र है बैलेंस किया है, मर्दों के लिए भी बैलेंस कर लिया मैंने। अच्छा सना, ये भी चीज़ होती है ना कि अच्छा अब जिस तरह आप दोनों वर्किंग हैं और आप दोनों ज़ाहिर है जब घर अमूमन हम ये देख रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में कि दोनों अगर वर्किंग हैं कपल तो दोनों घर आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन खातून से होगी कि उसके बाद वो खाना भी बनाएगी। मर्द जी मैं थक गया हूँ और बस मैंने पूरा दिन काम किया, मतलब उसका ऑफिस काउंट होता है, जो खातून है उसका ऑफिस काउंट ही नहीं होता, और उसके बाद जैसे घर का काम तो मैटर ही नहीं कर रहा होता, तो आप जी खाना भी उसी ने देना है। अच्छा, ये तो हमारा नेशनल नैरेटिव है कि जो घर गृहस्थी है, जो उसकी मेन फिगर जो है वो हमेशा कोई खातून ही होंगी, वो अम्मा होंगी, वो बीवी होगी, वो बेटी होगी, बट सेंट्रल फिगर हमेशा से फीमेल रहा है। अगर आप इवन ये देखें तो जब अल्लाह ताला ने यूनिवर्स बनाई तो उसने भी जो सबसे मेन काम था प्रोपोगेशन ऑफ जनरेशन, वो उन्होंने ख़वातीन को दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मर्द हजरात फ्लू कैसे हैंडल करते हैं। सो मतलब अंदाज़ा था कि नहीं चल पाएगा अगर इसको दे दिया गया ये काम। सो कोई ख़ास बात थी कि औरत को चुना गया, ठीक है, फिर उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, ठीक है, बट उन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए अगर आप थोड़ी सी हेल्प करा दें, आप अगर जैसे दोनों इकट्ठे घर आते हैं, ठीक है, रोटी तो मैं ही डालूंगी, गोल रोटी मैं ही बनाऊंगी, ठीक है, मैं मानती हूँ, हाँ देनी चाहिए, वैसे जरूरी तो होना चाहिए, कभी आप बना दें कभी वो बना दें। पतले प्याज मैं काटता हूँ ज़्यादा। पतले प्याज ये एक काम आया मेरे भाई का है, ये हमारे मॉडर्न मैन। अब वैसे अच्छा, वैसे क्या किस तरह दोनों घर के काम कैसे डिवाइड किए, आप क्या करते हैं, आप क्या करती हैं? अच्छा, रोटी यस मैं ही डालती हूँ, किचन के कामों के अलावा, और अशर सैलेड बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ सालन हैं, जैसे बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं, मटन, कुछ चीज़ें हैं जो अशर बहुत अच्छी बनाते हैं और शौक से बनाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी काम करें बट आपका मूड अपलिफ्टिंग है और आप आके, जैसे अशर की बड़ी अच्छी आदत है, जब ये घर आते हैं तो इनका एक कॉम्प्लीमेंट जरूर होता है, सना यू डिड ब्रिलियंट टुडे। एक कॉल आ गई है, एक कॉल शामिल करते हैं कराची से। मरियम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम मरियम फ्रॉम कराची। जी मरियम, क्या कहना चाहेंगी? मैं बस आपके टॉपिक पे आज बात करना चाहूंगी कि जो आप लोगों को टॉपिक चल रहा है डोमेस्टिक वर्क पे, घर के कामों पे, आपको भी सुनने को मिलता है? जी जरूर, ये तो सुनने को मिलता ही है हमेशा। अच्छा, एज अ हाउसवाइफ। और जब आपको सुनने को मिलता है फिर आप क्या करती हैं? क्या कर सकते हैं, मतलब गुस्सा ही आता है। शादी को कितना साल हो गए हैं? 12 years। देखिए, उन्होंने 9 साल में इस मसले को हल किया है, सना और वाज़ेब अशर ने, लेकिन आपको 12 साल हो गए, आपने इस मसले को हल नहीं किया, क्यों? कैसे हल करें, सारा दिन तो बिजी होते हैं बच्चों के साथ घर के डोमेस्टिक। सना कोई टिप दें जी मरियम को। मरियम क्या करें, 12 साल हो गए शादी को, अभी तक वो जुमला सुन रही हैं, करती क्या हो? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि मैं इनके हस्बैंड से कहूँगी कि अगर आप यहाँ से शुरू करें कि एक दफ़ा बोल दिया करें कि मरियम तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुमसे अच्छी माँ नहीं है कोई, तुम जैसा घर संभाल रही हो कोई और नहीं संभाल सकता, बिकॉज अगर अल्लाह ने एक काम मरियम को दिया तो ऑब्वियसली शी वाज चोजन, वो बेस्ट कर रही हैं उस जॉब को। यहाँ से आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होता है, जब आप कहना शुरू करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी सोच बदलना शुरू होती है। ये वही माइंडफुलनेस वाली बात है ना? yes. अशर, इसमें कितना वक्त लगता है? डिपेंड्स अपॉन के हाउ प्लास्टिक और इलास्टिक यू आर, ठीक है। आप प्लास्टिक थे कि इलास्टिक थे? आई थिंक जुमला कहने में तो सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसको सीखने में आपको कितना अर्सा लगता है, अपने आप को ये चीज़, अपने आप को इस चीज़ को कायल करने में कि ये जुमला मैंने बोलना है, उसको हाउ प्लास्टिक और इलास्टिक यू आर। आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं ऑलरेडी इलास्टिक था थोड़ा सा, लेकिन वक्त के साथ मेरी इलास्टिसिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव हुई है थैंक्स टू सनास कम्युनिकेशन। तो ये नहीं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी ना, थैंक्स टू सनास कम्युनिकेशन। अच्छा था ना, अच्छा था। एग्जैक्टली। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मुश्ताक है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ऐसी रोमांटिक टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। इस टॉपिक के बारे में? इसी जो टॉपिक चल रहा है, जी, जो बीवियां कभी भी खुश नहीं होती किसी भी हाल में। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? जी मेरी शादी को ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गए हैं। आपने आखिरी बार तोहफा कब दिया? तोहफे तो डेली दे देते हैं, तब भी खुश नहीं होते। अच्छा, आपकी आखिरी बार तारीफ कब की आपने? तारीफ भी हम डेली करते हैं, तभी वो जब तारीफ करते हैं तो वो कहते हैं आपको कोई काम होगा जरूर। हम नहीं, वैसे आखिरी बार तारीफ क्या की थी आपने? उनकी लुकिंग पे हम कर सकते हैं, और उनके जो काम करते हैं, खाना शाना बनाते हैं। यानी इतने सालों में आपने तारीफ की है और बेतहाशा की है। अच्छा, बेगम का गिला किस बात पे होता है, किस बात पे नाराजगी, किस बात पे वो खुश नहीं होती? ज्यादातर
वो जो है ना घुमाने के लिए लेके जाते हैं। तो लेके जाया करें ना। ये देखिए ना, ये पॉइंट है। अब जाहिर उनको अगर एक चीज का शौक है और आप वो नहीं कर रहे, आप कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो फिर गिला तो बनता है। उसके लिए हमने ऑफिस भी जाना होता है, 9 to 5 जॉब करनी होती है। जाहिर बात है जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो वीकेंड पे ले जाया करें। सर वीकेंड पे भी जाते हैं। अच्छा। लेकिन वो उस लिहाज से खुश नहीं होते फिर भी। अच्छा, कभी वैसे आपने भी कहा घर जाके तुम करती क्या हो, ये जुमला कहा आपने? नहीं, ये तो मुझे पता है कि वो क्या करती हैं। ज़ाहिर बात बच्चों की भी उन्होंने संभालना होता है। अच्छा, मैं जरूर चाहूंगा कि आपकी वाइफ भी हम कॉल करें ताकि दूसरा वर्जन भी आए। साथ हैं तो बात कर लें, हम जरा उनका वर्जन भी सुने किसी तरह। ऑफिस में अभी ऑफिस में अच्छा, इसीलिए अच्छा अब मुझे पता चला आप कॉल कैसे कर रहे हैं। कैथारसिस कर रहे हैं अपना। अब मुझे पता चला ये कॉल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि साथ वो नहीं बैठी हुई। चलो, बहुत शुक्रिया जब आपने कॉल की। इनको कोई टिप देना चाहेंगे आप? अब इस मामले में अगर वो कम तारीफ से नहीं खुश हो रही तो तारीफ थोड़ी सी और बढ़ा लें, या घुमाना ज्यादा लेके जाएं। थोड़ा सा घुमाने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बेहतर कर लें। अगर ठीक है, वीकडेज में जॉब होती है, 9 to 5 जॉब होती है, एंड इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कि आप 5 या 6 बजे जो वापस घर आएँ तो मेंटल स्टेट बहुत डिफरेंट होती है। मैं शाम को अक्सर घर आता हूँ क्योंकि मैं सुबह अर्ली उठता हूँ, तो शाम को 6 बजे के बाद में, 7 बजे के बाद में मैं यूजुअली ज़ॉम्बी की तरह ना कोस्ट कर रहा होता हूँ बस घर में। बड़ी मुश्किल से अगर कोई काम कर सकूँ, हिम्मत हो किसी चीज़ में, तो मैं कर देता हूँ। बट सन अंडरस्टैंड्स दैट कि यार ये अशर ने सारे दिन ना बहुत ज़्यादा मगज खपाई की है दफ्तर के अंदर, तो इट्स ओके अगर जाए ये चलता हुआ जा रहा है। मामला ज़्यादा इसलिए अच्छा है कि आपने अंडरस्टैंड किया है। या बोथ ऑफ अस। इनिशियली शायद मैंने, क्योंकि थोड़ी सी इलास्टिसिटी वुमेन में ज़्यादा होती है, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद इट, मैंने ये देखा है। So initially me and then Asher understood that as well. तो फिर हमारा एक अच्छा वो बन गया। और ये जो बात कर रहे थे घूमने की, so हाँ ऐसा है कि काम नहीं ख़त्म होते। अगर आप हमारी बात करें तो वो 9 to 5 नहीं, बल्कि हम सुबह 8 से लेके और शाम तकरीबन 7 तक हमारे काम चल रहे होते हैं। सुबह 6 से रात 12 तक आप कह सकते हैं। यस, अनऑफिशियली वी आर वर्किंग इन दैट मैनर। बट फिर हम वीकेंड का एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि इस पे हमने जाना है तो बस जाना है। वी ओनली टाइम, ये बड़ा जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया सना, बहुत शुक्रिया वाजिब, आप साथ मौजूद थे और हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि कैसे इस जुमले से बचना है, आपने कैसे डील करना है कि ये जुमला घर से बाहर निकल जाए कि तुम करती क्या हो। एक दूसरे की तारीफ, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने अदा किया, बल्कि लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया, माइंडफुलनेस। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने करनी है, फिर सब ठीक हो जाता है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में आला मेयार की इंसुलिन की किल्लत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार की है, जिससे मुल्क में ज़ियाबतीस के लाखों मरीजों की सेहत खतरे में पड़ सकती है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़, क्योंकि अभी तक कोई इसकी पॉलिसी हमें नज़र नहीं आई है। मौशी अदम इस्तेहकाम की बात करो, कई दीगर रुकावटें, कोई और जो चैलेंजेस हैं जो कि हालिया बरसों में कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो भी हम देख रहे हैं कि बंद हो चुकी है। तो ऑब्वियसली इस हवाले से इकदामात करने के लिए कोई पॉलिसी और कोई कंपनीज उस तरह से मौजूद नहीं। और ये हम उस मुल्क के लिए सबीन बात कर रहे हैं कि जहां पर एडल्ट पॉपुलेशन का 26% डायबिटिक है। यानी अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन पाकिस्तान की देखें तकरीबन 12 करोड़ बनती है और उसमें 3 करोड़ 30 लाख लोग ज़ियाबीतस के मर्ज में मुब्तला हैं। अगर हम चाइना देखें या इंडिया देखें तो चाइना में 9 करोड़ और इंडिया में 6 करोड़, लेकिन उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो उस लिहाज से देखें तो पॉपुलेशन की शरह में पाकिस्तान टॉप पे है जहां पर ज़ियाबीतस के मरीज हैं, और हर साल नए मरीजों का जो इजाफा है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब जरूरत ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ गई है और हमारे पास क्वांटिटी है ही नहीं, जिसकी वजह से कीमतें आसमानों को छू रही हैं और आम इंसान, और यह हर तबके को मुतासर करिए। अब एक आम इंसान या कोई इस तबके की बात की, लोअर क्लास की बात की, मिडिल क्लास की बात की जाए, वो किस तरह से अफोर्ड करे, जो कि एक बहुत ही अहम चीज़ है जिससे आपकी जान खुदा न खास्ता खतरे में भी पड़ सकती है। बिल्कुल ऐसे इस अहम मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी हैं डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। और साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन खालिद मिसबा साहब। सर आपको भी वेलकम करेंगे शो में। डॉक्टर बासित, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इस वक्त जो हम मामला देख रहे हैं कि इंसुलिन की किल्लत है, जाहिर है उसमें हम ये देखते हैं कि सैकड़ों किस्म की इंसुलिन होती है, लेकिन फिर भी अगर किल्लत हो और पाकिस्तान वो मुल्क जहाँ 3 करोड़ 30 लाख लोग ज़ियाबीतस में मुब्तला हों, जाहिर है जिसमें एक मेजर चंक जो होगा जो इंसुलिन पर होगा, बहुत से जाहिर है मेडिसिन पर भी होंगे लेकिन इंसुलिन पर भी होंगे। अब ऐसे में अगर उसकी किल्लत होती है, ऑल्टरनेट तो जाहिर कोई होता नहीं है, तो किस कदर तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त इख्तियार कर चुकी है ये? अच्छा, असल में पाकिस्तान में जो तशवीशनाक बात है वो है डायबिटीज की बढ़ती हुई शरह, सही और लोगों तक इलाज मुआवजे की फैसिलिटीज का ना पहुंचना।
और हमारे यहाँ जो बुनियादी जिसको सहूलतें कहते हैं या बेसिक हेल्थ केयर कहेंगे या प्राइमरी हेल्थ केयर, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और कमजोरी ये ज़्यादा तशवीशनाक है। अब रह गई बात कि दवाइयाँ मरीज को मिल जाएं, इंसुलिन मिल जाएं, तो इंसुलिन हमारे हिसाब से और तकरीबन पूरी दुनिया में यही है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने फरमाया 33 मिलियन, तो उसमें से उसूलन 1/4 या 1/5 को इंसुलिन पर होना चाहिए। यानी अगर 33 मिलियन सबका ही इलाज हो जाए, 3 करोड़ 30 लाख सब इलाज मुआवजे की फैसिलिटीज तक पहुंच जाएं, तशखीसें हो जाएं, तो उनमें से हमारे तखमीने के हिसाब से 70 से 80 लाख लोगों को इंसुलिन पर होना है। जबकि अभी जो नंबर्स आ रहे हैं शुमारियात, वो ये कि 10 से 12 लाख लोग इंसुलिन पर हैं पूरे पाकिस्तान में। तो इस हिसाब से ये तो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन में भी कमी है, मरीजों के पास सेहत मुआवजे की इलाज तक पहुंचने में भी कमी है, और वो इक़दाम जिनके जरिए से हम मरीजों तक पहुंच जाएं या फैसिलिटीज मरीजों तक पहुंच जाएं, इसमें भी कमी है। और इसमें एक कमी ये भी है कि हमारी अपनी इंसुलिन नहीं बन रही, और जो मल्टीनेशनल और कॉर्पोरेट सेक्टर इंसुलिन बना रहे हैं तो वो मुख्तलिफ, ये जाहिर है डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि हम खुद अपनी इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, अभी तक डिपेंड कर रहे हैं कि इंपोर्ट करें और उसके बाद जो है हमारे मरीजों को यहाँ पर इंसुलिन मुहैया हो सके। खालिद मिसबा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त आपके मुताबिक क्या सूरत हाल है, आप किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शोएब जी, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस। डॉक्टर साहब के बात से मैं कंटिन्यू करूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो बात राइटली कही है कि, और आपने पॉइंट आउट की पहले कि 33 मिलियन लोग इस वबा का शिकार हैं, खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ का। एज पर डॉक्टर साहब जो कि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, इसमें से 70 से 80 लाख को इंसुलिन के ऊपर होना चाहिए, और वो सिर्फ 10 से 12 लाख लोग हैं। अब सिर्फ 10 से 12 लाख मरीजों के लिए जो सूरत हाल चल रही है शॉर्टेज की और प्रॉब्लम की, वो आपके सामने है। तो खुदा न ख्वास्ता अगर डॉक्टर्स लेट से मरीज सारों को सहूलत प्रोवाइड की जाती है हेल्थ केयर की, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, और सब प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होती हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर 1/4 विच इज 25% लोग उस पर शिफ्ट होते हैं तकरीबन ऑन इंसुलिन, तो वो आपके सामने है कि वो 60-70 लाख का गैप अभी भी मौजूद है। तो खुदा ना ख्वास्ता उस सूरत हाल में क्या होगा जब करंट सूरत हाल में हमारे इतने बुरे हालात हैं। दुनिया में देखें, दो बड़ी कंपनीज हैं जो इंसुलिन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, इलाई लिली विच इज अ यूएस बेस्ड कंपनी एंड नोवो विच इज अ डेनमार्क बेस्ड कंपनी। इन दोनों कंपनीज ने बांग्लादेश में 2022 में और 23 में एग्रीमेंट्स किए हैं लोकल कंपनीज के साथ, बंगाली कंपनीज के साथ, कि वो जो कार्ट्रिजेस हैं इंसुलिन की वो लोकली प्रोड्यूस करेंगे इन बांग्लादेश। अब पाकिस्तान में उन्होंने ये एग्रीमेंट्स क्यों नहीं किए, यही सोचने वाली बात है, और जो पिछले कई सालों से हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि आप सोचें ये बात कि पाकिस्तान ज्यादा बुरी तरह हिट है इस बीमारी से, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, जाके उन्होंने बांग्लादेश जाके की है। अब उसका सबसे बड़ा फायदा वहाँ के मरीजों को क्या होगा, वहाँ ये फायदा होगा कि बेहतर कीमत में भी मिलेगी क्योंकि लोकली प्रोड्यूस हो रही है। नंबर 2, इजीली अवेलेबल होगी, शॉर्टेज का खुदा न खासा खर्चा नहीं होगा। एक इसमें जी खास तौर पे बहुत जरूरी चीज समझने वाली ये है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी दुनिया की यादाश्त तो बहुत शॉर्ट होती है और पाकिस्तान में हमारी यादाश्त तो मेरा ख्याल है कुछ दिनों की होती है, कि खुदा न खासा कोविड-19 जैसी कोई चीज दोबारा अगर आ गई और दुनिया की सप्लाई लाइंस बंद हो गई, तो उस सूरत में हम जो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं इस फील्ड में खास तौर पे, तो उसमें हमारा क्या बनेगा। खुदा ना ख्वास्ता अगर 6 महीने 7 महीने के लिए सप्लाई लाइंस बंद हो जाती हैं और व्हाटएवर मुतासिर होंगे खालिद साहब, लेकिन खालिद साहब इस वक्त शॉर्टेज क्यों हुई? इस वक्त शॉर्टेज देखें इसलिए हो रही है कि मल्टीनेशनल्स जो हैं, ये मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है, जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि डेनमार्क और यूएस बेस्ड कंपनीज हैं जो मोर देन 80% मार्केट कंट्रोल करती हैं दुनिया की, वो पाकिस्तान से जा रही हैं सारी कंपनीज। पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान वजूद में आया, तकरीबन एक टाइम पे 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल्स एक्टिवली काम कर रही थी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी, अब वो सिर्फ 4 रह चुकी हैं। बिकॉज गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं, चाहे वो ड्रग एक्ट है हमारा जो 1976 से चला आ रहा है, 47 साल पुराना ड्रग एक्ट है, वो भी इंडिया बांग्लादेश में रिवाइज होते रहे हैं ओवर द ईयर्स। इंडिया ने तो इस साल 2023 में दोबारा भी रिवाइज किया है उसे। उसके साथ साथ हमारी जो प्राइसिंग पॉलिसीज हैं जो 2018 में बन गई थी फाइनली एक प्राइसिंग पॉलिसी, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तो जब पॉलिसीज देखें, मल्टीनेशनल कंपनी हो या लोकल कंपनी हो, जब आप किसी कंपनी को आके कहते हैं कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करे, वो एक ये साल या 2 साल सोच के नहीं करती, वो लॉन्ग टर्म सोच के चलती हैं। और लॉन्ग टर्म में सबसे बुरी चीज क्या होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, जब उसको पता हो कि एक पॉलिसी एग्जिस्ट करती है और उस पर अमल दरामद किसी किस्म का नहीं है। जब ये सिग्नल हम देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बिजनेस कम्युनिटी
कम्युनिटी को, चाहे वो फार्मास्यूटिकल की हो, तो वो कैसे फिर आपको एक धचका तो जरूर लगना है। डॉक्टर बासित, जिस तरह आपने पहले भी पॉइंट आउट की ये चीज़ के सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि एक तरह से बढ़ती जा रहा है ये मर्ज, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब किस तरह से बहुत सारे लोग हैं उनको तो कई सालों के बाद जाकर पता चल रहा होता है कि वो उनको डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ तो उन्हें पता नहीं कब से है, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं या क्या क्या टेस्ट हैं जो कि करवा लेने चाहिए सबको, ताकि आपको पता चले कि आप हाई रिस्क पे हैं या आपको आगे चलकर डायबिटीज हो सकती है? राइट, तो अब आजकल मैंने सबसे आसान ये फॉर्मूला बना है पाकिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि ये मैसेज सब सुन रहे होंगे। तो आसान ये है कि पाकिस्तान के लोगों की एवरेज हाइट 5 से 6 फीट के दरमियान होगी। तकरीबन 90 to 95% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन, इनकी हाइट जो है ये 5 से 6 फीट के दरमियान होगी। तो इन 95% लोगों के लिए एज 20 से अबव में, 20 साल की उम्र से अबव में, इस एज में इस हाइट के साथ वजन होना चाहिए 50 से 70 किलो। तो 70 किलो से जिसका भी वजन ज्यादा है, अगर वो 6 फीट से कम है तो उसको डायबिटीज का खतरा है। ये सबसे आसान अब हमने निकाला है अवाम नास के लिए मैसेज कि प्लीज वेट को कंट्रोल करें। 5 फीट वाले का वजन 50 किलो होना चाहिए और 6 फीट वाले का 70 किलो, इसके दरमियान में वेट होना चाहिए। अब ये वेट अगर हम एनुअली चेक नहीं करते या मंथली चेक नहीं करते तो इसका मतलब है हमारे पास इससे ज्यादा बेसिक नॉलेज नहीं हो सकती कि हम वेट चेक करें, जरा सा वेट बढ़ रहा है फौरन वेट को रिड्यूस करें ताकि डायबिटीज से बच सके। बिल्कुल ठीक है। और खालिद साहब, इस वक्त हुकूमत ऐसा कौन सा स्टेप ले सकती है कि जो किल्लत इस वक्त पैदा हुई है फौरन से इसको मैनेज किया जाए? जो शॉर्टेस्ट इमीडिएट स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है जी, वो है जो 262 अद्वियात हार्डशिप केसेस की बुनियाद पे पेंडिंग पड़ी हुई हैं 2 साल से। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने उनको प्रूव कर दिया हुआ है एज पर द ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी, किसी को कोई फेवर नहीं दिया उन्होंने। एज पर द लॉ, एज पर द कानून जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में बनाया था, वो पॉलिसी बरकरार है, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। 262 अद्वियात जो मल्टीनेशनल्स की भी उसमें कई अद्वियात हैं, वो 2 साल से पेंडिंग है। अब जब 2 साल से पेंडिंग आप सिग्नल देंगे तो 2 साल में कई मल्टीनेशनल और चली गई हैं, सनोफी एवेंटिस चली गई यहाँ से, बायर चली गई और कई कंपनीज चली गई हैं। तो जब तक ये एक्सोडस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ से जो हिजरत हो रही है, भाग रही हैं कंपनीज, उसको नहीं रोका जाएगा तो ये इससे बेहतर सिग्नल तो नहीं देते। बाकी लॉन्ग टर्म चीजें हैं, 3-4-6 महीनों में हमने ड्रग एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट्स की रिक्वेस्ट की हुई है, SIFC में भी रिक्वेस्ट की हुई है, वो लॉन्गर टर्म है। इमीडिएट की आप बात करें तो वो यही है कि 2 साल से जो इल्तवा का शिकार हैं, कानून के मुताबिक अप्रूव्ड हैं, उनमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, उनको नोटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा? ठीक है, उनको नोटिफाई करना इस वक्त बड़ा जरूरी भी है। अब डॉक्टर बासित, अभी इस वक्त जो मरीज इंसुलिन पर हैं, अगर उनको इंसुलिन नहीं मुहैया होती, किसी भी तरीके से वो सहूलत उनके पास नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? क्या कोई ऑल्टरनेट है? किस तरह से वो कंट्रोल कर सकते हैं जो कि इंसुलिन के बगैर भी वो ठीक रह सकें? बिल्कुल सच बात तो ये कि ये स्टेटमेंट बहुत नॉन साइंटिफिक होगा अगर हम ये कहें कि इंसुलिन के बगैर भी जी लेंगे या इंसुलिन का कोई ऑल्टरनेटिव होगा। टाइप 1 डायबिटीज में तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन ही नहीं। और जनाब, जिनको ऑपरेशंस की ज़रूरत है, जिनको टाइट कंट्रोल की ज़रूरत है प्रेगनेंसी में, तो ऑल्टरनेटिव यूँ ना मुझसे कहलवाएं कि इंसुलिन नहीं तो क्या करें। जवाब ये कि इंसुलिन क्यों नहीं है और कैसे लाई जाए। और जैसे खालिद साहब कह रहे हैं, इंसुलिन का कोई ऑल्टरनेट है नहीं है। वंस यू आर ऑन इंसुलिन, कोई रिवर्सिबल काम ये होता नहीं है। जिसको भी इंसुलिन लग रही है उससे ज़रा इंसुलिन लगनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बासित, साथ मौजूद है खालिद मिसबा साहब, शुक्रिया साथ मौजूद थे। कर रहे थे ब्रेक, लेंगे वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब हमारे साथ ड्रामा इंडस्ट्री की एक ऐसी मशहूर अदाकारा मौजूद है जिन्होंने शोबिज़ में तो नाम कमाया जाहिर है, लेकिन साथ साथ अपना एक ख्वाब भी पूरा कर लिया। और ये ख्वाब कोई और नहीं बल्कि फ़िज़ा में बुलंदियों में जहाज़ उड़ाने का ख्वाब है। और ऑब्वियसली अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक दोनों प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे होते हैं। हम बात करें अमारा चौधरी की, जो एक बाकायदा कमर्शियल पायलट बन गई हैं और उन्होंने इसका लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। अमारा चौधरी को पायलट बनने का शौक कैसे हुआ, उन्होंने अपना शौक कैसे पूरा किया, और उसके बाद ये 2 डिफरेंट क्या सफर इनका रहा, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारा ये पहले एक्टिंग और उसके बाद फिर पायलट, क्या कहानी है आखिर ये? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली मुझे हमेशा से ना बहुत ज़्यादा शौक था घूमने फिरने का। और जब भी मैं फ्लाइट्स लेती थी तो मुझे होता था कि व्हाई दैट पैसेंजर सीट, व्हाई नॉट कॉकपिट, क्योंकि कॉकपिट मुझे हमेशा से फैसिनेट करता था। तो और एक्टिंग जो है लाइक वो बस शौक के लिए थी कि ठीक है कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज मतलब इतना ज़्यादा नहीं था।
बट ऑब्वियसली एविएशन जो है वो एक परमानेंट चीज़ है मेरे लिए, मैं एज करियर उसे लेकर चलूँगी। अच्छा, करियर लेकर चलेंगी तो बाकी काम छोड़ देंगी या साइड बाय साइड सब कुछ चलेगा? नहीं, साइड बाय साइड नहीं चलेगा। एक्चुअली जब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की और जब मैंने सारा मेरा ग्राउंड क्लासेस वगैरह भी चल रही थी, तो मैंने बिल्कुल एक्टिंग वगैरह और जितने शोज हैं सब कुछ मैंने बिल्कुल मीडिया को खैराबाद कह दिया था। अच्छा, वैसे हमारा ये बड़ा मुश्किल नहीं होता? कहते हैं कि शोबिस की चकाचौंध ये ऐसी होती है कि एक बार इसकी आदत पड़ जाए तो हटना छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। शोहरत, पैसा, इज्जत। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट वही मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फ्लाइंग मेरा जो है एक पैशन बन गया था। जब आप ट्रैवल करते हो, आप चीज़ों को देखते हो, आप एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, तो आप ही कहते हो कि नहीं यार मुझे अगर मुझे जिस तरह से मेरे पास 2 चॉइसेस थी, मीडिया की और एविएशन की, तो आई चूज एविएशन के बहुत सारे लोग, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने एविएशन को ज्वाइन किया। अभी भी जिस तरह से लोग पूछते हैं तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कंपनसेट कर दिया मेरे लिए। चले ज़बरदस्त, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपका ख्वाब भी पूरा हो गया और साथ साथ आपने जो गोल सेट किया हुआ था वो आपने अचीव कर लिया। लेकिन एक चीज़ सबीन, हम ये अक्सर पायलट से मुताल्लिक ये सवाल करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम सोलो फ्लाइट की तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? तो हमारा प्लीज डू शेयर योर फीलिंग्स जब सोलो फ्लाई किया था फर्स्ट टाइम। अच्छा, थोड़ा सा डर भी था और एक्साइटमेंट भी थी, बिकॉज आप बहुत पहले से एम कर रहे होते हो कि मुझे सोलो जाना है, बट एक्चुअली जब आप और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, बट एक्चुअली जब आप सोलो फ्लाई करते हो और जब आपके इंस्ट्रक्टर आपको ओके करते हैं तो उस टाइम आपके दिल में डर भी होता है और एक एक्साइटमेंट भी होती है, बट उस लैंडिंग के बाद जो है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, एंड ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारा कितनी मुश्किल थी ट्रेनिंग दी, पूरा सफ़र, क्या कभी डर भी लगा था या कभी ये सोचा हो कि नहीं शायद मुझसे ना हो सके, ये ख्यालात जहन में आए थे? नहीं, मुझे तो नहीं आए थे, बट आसपास के लोग थोड़ा सा आपको करते हैं, डराते हैं कि यार इससे बेटर आप मीडिया कर लेते, एंड आप पता नहीं पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है इसका, ये वो, बट आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट। मुझे ये था कि मुझे मेहनत करनी है, अगर अल्लाह ताला मुझे यहाँ तक ले आया तो आगे भी ले जाएंगे। और हमारा फख्र आलम से इंस्पायर्ड तो नहीं? तो देखे, ये वही वाली बात होती है कि आप किस तरह से इंस्पिरेशन, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो। जी जी जी, हमारा प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। फख्र आलम जो है वो बेसिकली उन्होंने पीपीएल किया है, ठीक है, दैट्स प्राइवेट पायलट लाइसेंस, और मैंने सीपीएल किया, दैट्स कमर्शियल पायलट लाइसेंस। मैं अपना आगे फ्यूचर जो है मेरा एयरलाइन में है, उन्होंने अपने शौक के लिए किया है। अच्छा, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस। पीपीएल में बेसिकली सिर्फ 40 आवर्स होते हैं, ठीक है, while for CPL you have to fly 200 आवर्स। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे पेरेंट्स की तरफ से क्या रिस्पांस था? क्या उन्होंने भी यही बात की कि आप शोबिज़ में ही रहो, क्या है, शोहरत भी है, सब कुछ है, क्या ज़रूरत है यहाँ पे जाने की? और फिर एक थोड़ा माइंड में ये भी आता है ना कि एक रिस्क भी होता है, तो वो कहते हैं जी सेफ इन्वायरमेंट में ही हमारा बच्चा रहे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अच्छा, नहीं, लाइक उनकी तरफ से मुझे फुल सपोर्ट था, बट वो थोड़ा सा अनसर्टेन थे अबाउट माय फ्यूचर, कि जिस तरह से होता है कि लड़कियों को इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते हैं एयरलाइन में, और अगर तुम इतना पैशनेट हो इसके बारे में तो तुम पीपीएल कर लो, सीपीएल ना करो, क्योंकि सीपीएल करने के बाद अगर जॉब ना हुई तो फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम डाउन हो जाओगी। बट फिर उन्होंने देखा तो देवर लाइक ठीक है, कर लो, देखा जाएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब तो जाहिर है जब आपने अपनी फर्स्ट फ्लाइट भी ले ली होगी सोलो, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा आ गया होगा। अच्छा, हमारा अब एक्टिंग को आपने जितना पहले बताया कि खैराबाद कह दिया है काफ़ी टाइम से, तो अभी कोई प्रोजेक्ट आप नहीं कर रही हैं फिलहाल, या कोई इरादा भी नहीं रखती है ऐसा? नहीं, मैं इरादा भी नहीं रखती, बट अभी मैंने एक कमिटमेंट किया था, लाइक जब तक ऑब्वियसली कुछ मैं ये नहीं देखती कि अभी एयरलाइन जो है वो कैडेट पायलट को फिलहाल पाकिस्तान में हायर नहीं कर रही है। एयर ब्लू ने लास्ट में भी कुछ लोगों को हायर किया है, बट बाकी जितनी भी एयरलाइंस है वो अभी कैडेट्स को हायर नहीं करें। तो ऑब्वियसली जब तक वो हायरिंग स्टार्ट होगी तब तो 110% में वो करूंगी। हमारा अभी तक जितना काम आपने किया है, कर चुकी हैं, उसमें सबसे फेवरेट जो है किरदार आपका कौन सा रहा? मुझे मेरी गुड़िया बहुत पसंद था, बिकॉज वो चाइल्ड अब्यूज के ऊपर, ज़ैनब वाले केस के ऊपर था, तो लाइक वो मेरा पर्सनल फेवरेट था। ठीक है, ज़ाहिर है एक कॉज के लिए काम किया जा रहा था और उसको आपने बहुत इंजॉय भी किया। हमारा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत आगे जाए, अपना ख्वाब पूरा करें इसी तरीके से। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।